नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम बस हादसे में एटा के जवान अमित कुमार शहीद हो गए। आईटीबीपी में तैनात एटा के जवान अमित कुमार शहीद हुए हैं और अवागढ़ ब्लॉक के गांव बर्रा भोंडेला के निवासी थे अमित। 2007 में आईटीबीपी में कांस्टेबल के पद पर उनकी भर्ती हुई थी। आज देर शाम तक पार्थिव शरीर गांव पहुंचने तक की उम्मीद है और एटा जिला प्रशासन को नहीं मिली है कोई आधिकारिक सूचना। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, अमरनाथ यात्रा से ड्यूटी करके लौट रहे जवानों की बस कल पलटी थी और इसमें देखिए अमित कुमार शहीद हो गए हैं। आईटीबीपी में तैनात एटा के जवान अमित कुमार की शहादत हो चुकी है और अवागढ़ ब्लॉक के गांव बर्रा भोंडेला के निवासी थे अमित। 2007 में आईटीबीपी में कांस्टेबल के पद पर इन्होंने ज्वाइनिंग की थी। अब उनके शहीद होने की खबर सामने आई है और आज देर शाम तक पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंच सकता है। देखिए, कल हादसे की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। बस की हालत को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो उसमें सवार थे जवान, उनकी हालत क्या रही होगी। कई जवानों की मौत हो गई जबकि कई जवान जख्मी हैं। आईटीबीपी में कांस्टेबल थे अमित जो शहीद हो चुके हैं। आज देर शाम तक पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचने की उम्मीद है। एटा जिला प्रशासन को हालांकि अब तक कोई आधिकारिक इसकी सूचना नहीं मिली है कि आखिर पार्थिव शरीर कब तक पहुंचेगा, लेकिन इस वक्त एटा के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। एटा के लोगों ने अपने लाल को खो दिया है। पहलगाम बस हादसे में एटा के जवान अमित कुमार शहीद हो गए। आईटीबीपी में वो तैनात थे। 2007 में उन्होंने आईटीबीपी ज्वाइन की थी और कल बस हादसे में उनकी शहादत हो गई है। तो आईटीबीपी में तैनात थे अमित। अवागढ़ ब्लॉक के गांव बर्रा के निवासी वो बताए जा रहे हैं। पहलगाम बस हादसे में एटा के जवान अमित कुमार की शहादत हो चुकी है। बड़ी खबर लगातार आपको दे रहे हैं। पार्थिव शरीर आज उनके गांव पहुंच सकता है, इस बात की उम्मीद है। लेकिन इसके साथ जानकारी इस बात की भी है कि एटा जिला प्रशासन को अब तक कोई आधिकारिक इसकी सूचना नहीं है कि आखिर पार्थिव शरीर कब तक पहुंच सकता है एटा। आगे बढ़ेंगे, गाजीपुर से अगली खबर है। गाजीपुर के निरुद्दीनपुर प्राथमिक विद्यालय को 2 साल पहले गिराने का आदेश जारी किया गया, लेकिन अब तक इसे ध्वस्त नहीं किया गया है। स्कूल नहीं गिराने के कारण छात्र और अध्यापक डर के साए में रहने को मजबूर हैं। स्कूल में 3 से 4 कमरे हैं, लेकिन सभी पूर्ण रूप से जर्जर हो चुके हैं। छत की स्थिति भी जर्जर है। स्कूल में मात्र 1 कमरा है जिसमें पहली से लेकर 5वीं तक के छात्रों की पढ़ाई होती है। बारिश के दिनों में इन्हें दूसरे स्कूल में जाना पड़ता है। छात्रों की संख्या करीब 100 के आसपास है। प्रिंसिपल को भी स्कूल ध्वस्त नहीं करने के कारण की जानकारी नहीं। और वहीं सवाल पर बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राज का कहना है कि जल्द ही स्कूल के जर्जर भवन को ध्वस्त किया जाएगा और नए भवन का निर्माण होगा। और देखिए, आप 2 तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तरफ आप बिल्डिंग की स्थिति देख सकते हैं, जो स्कूल का जर्जर भवन है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ देखिए नौनिहाल उसी स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। लेकिन कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अब तक इसे ध्वस्त नहीं किया गया और जब सवाल किया गया तो कहना है कि प्रबंधन का कि अब तक उन्हें इस बात की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जल्द से जल्द इसको ध्वस्त करके नया भवन बनवाया जाएगा। बारिश में इतना दिक्कत होती है साहब कि हम लोग दूसरे विद्यालय में चले जाते हैं, एकदम बाढ़ आ जाती है। सब कमरे चारों कमरे डूब जाते हैं पानी से और हम लोग चले जाते हैं मुक्तिपुरा विद्यालय में चले जाते हैं पढ़ने के लिए वहाँ पर। ये कितने समय से प्रॉब्लम बनी हुई है? और ये 5-6 से 8 साल से प्रॉब्लम बनी हुई है। ये तो होता है। कुछ सर आपके विभाग द्वारा कोई नहीं सुना साहब। हम लोग क्या करें, कोई नहीं। हम लोग देते हैं, दरखास्त दिए हैं, कोई नहीं होते। ये स्थिति है कि 2 साल हो गया इसको ध्वस्तीकरण करने का आर्डर आया है। ना तो ये ध्वस्तीकरण हो रहा है और ना इसका कुछ हला भला हो रहा है। जब यहाँ पे बारिश होती है तो इसकी स्थिति ये हो जाती है इस स्कूल की कि इस स्कूल में बाहर से लेके अंदर तक पूरा पानी ही पानी भरा रहता है, जिसकी वजह से हम लोग बच्चे यहाँ पे आ ही नहीं पाते हैं। तो हम लोगों को ABSA द्वारा दूसरे स्कूल में हम लोगों को शिफ्ट कर दिया जाता है। कि मैंने बताया कि इस समय हमारी प्राथमिकता है बच्चों को पूरी सुरक्षा के साथ हम लोग उनकी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान कर सकें। ऐसे में जो भी विद्यालय जर्जर हो गए हैं वहाँ किसी भी स्तर से बच्चों को वहाँ पे बैठाया नहीं जा रहा है, जिससे भी किसी भी संभावित दुर्घटना से बचा जा सके। ऐसे में बच्चों को समीपस्थ विद्यालयों या सुरक्षित स्थानों, सार्वजनिक स्थान भवन में शिक्षा प्रदान की जा रही है।
और अगली बड़ी खबर गोरखपुर से है, जहां पत्नी और 3 बच्चों पर धारदार हथियार से हमले की खबर है। हमले में पत्नी और एक बेटा गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायल हालत में दोनों अस्पताल में भर्ती करवा दिए गए हैं। और खोराबार थाना क्षेत्र के जंगल चवरी के रामगढ़ टोला की यह घटना बताई जा रही है। पारिवारिक कलह के कारण घटना को अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। पत्नी और एक बेटे की हालत गंभीर है और उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है। पत्नी और 3 बच्चों पर धारदार हथियार से हमले करने की खबर है। और खोराबार थाना क्षेत्र के जंगल चवरी की यह घटना है। पारिवारिक कलह की वजह से घटना को अंजाम दिया गया। और वहीं वाराणसी से अगली खबर है। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। तेजी से बढ़ता जा रहा है गंगा का पानी और जलस्तर बढ़ने से सभी घाटों का संपर्क भी टूट चुका है। श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। हालांकि बीच में थोड़ी राहत जरूर मिली थी, लेकिन अब देखिए एक बार फिर से गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। तेजी से गंगा का जलस्तर बढ़ते जा रहा है और लोगों को एक बार फिर से अलर्ट किया गया है कि वो पानी के बीच में ना जाए। जो गंगा घाट हैं उनसे संपर्क टूट चुका है। श्रद्धालुओं को भी दिक्कत हो रही है। दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हूं और आप देखिए यहाँ पर जो जल का स्तर है वो लगातार किस तरह से बढ़ा हुआ है। जल स्तर बढ़ने लगा है और हालत ये है कि गंगा के बढ़ते जल स्तर से अब लोगों को परेशानी हो रही है। गलियों के सहारे पर लोग आ चुके हैं। चूँकि घाटों का शहर कहा जाता है, एक घाट से दूसरे घाट तक जाने के लिए यहाँ पर घाटों का सहारा लिया जाता है अगर आपको कहीं और भी जगह जाना हो। लेकिन इस वक्त सिर्फ गलियों के सहारे पर है काशी और जो गंगा का जल है वो जो जल पुलिस है उसके पास तक पहुंच चुका है। जल स्तर और भी बढ़ रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में ये जलस्तर अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो परेशानियां और भी बढ़ सकती हैं। घाट के पास चलते हैं और जो आम जनता यहाँ पर आ रही है उनसे बातचीत भी करते हैं। कुछ युवा यहाँ पर आए हुए हैं और इनसे बातचीत करते हैं। जलस्तर कितना बढ़ा है? ये हमारा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे, कुछ आइडिया नहीं है हमको। जी फर्स्ट टाइम है। क्या देख रहे हैं आप? बड़ा हुआ लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा लग रहा है थोड़ा। नौका पर तो रोक है, नौकायन अब नहीं हो रहा है। अच्छा हाँ। नहीं तो काफ़ी समय बाद आ रहे हैं तो काफ़ी कुछ बदला हुआ लग रहा था बनारस और जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ लग रहा है और नहाने का भी है कि किधर जाएंगे, क्या करें। और अगली खबर हरिद्वार से, जहां हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और विपक्ष के लिए एक मुद्दा बन चुका है। पंचायत चुनाव कराने को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए हमेशा तैयार है। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रणनीति तैयार की जाएगी। मैं पंचायत चुनाव की दृष्टि से हरिद्वार जनपद के सभी मंडलों में जाऊंगा। ये ठीक है कि पहली बार अध्यक्ष बना हूं तो कार्यकर्ताओं का अंदर उत्साह है और कार्यकर्ता मुझसे मिलना चाहते हैं। मैं उनकी बात सुन रहा हूं। किसी भी आचार से किसी भी चुनाव घोषित हो सकता है। हमारी तैयारी तो रोज रहती है ना, प्रत्येक दिन बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को कि हमारी तैयारी है तो हर चुनौती के लिए हम तैयार हैं। सरकार ने निर्वाचन आयोग का विषय होता है, सरकार को मत जोड़िए, सरकार तैयार। और अगली खबर कानपुर से, जहां कानपुर में ई बस परिचालकों ने किया कार्य बहिष्कार। अहिरवा डिपो में ई बस परिचालक हड़ताल पर चले गए हैं। समय पर वेतन नहीं देने से ये आक्रोशित है और समस्या नहीं सुलझने पर पूरी तरीके से कार्य बहिष्कार की चेतावनी है। बस परिचालकों को समझाने में प्रशासन जुटा हुआ है क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत यात्रियों को हो रही है। लेकिन इनका कहना है कि समय से वेतन न देने की वजह से उनको ये रास्ता अब अपनाना पड़ रहा है और जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा वो काम पर नहीं लौटेंगे। ई बस परिचालकों का ये आप प्रदर्शन देख रहे हैं, उनकी हड़ताल देख रहे हैं। अहिरवा बस डिपो के ये परिचालक बताए जा रहे हैं और इनका कहना है कि समय पर इनको वेतन नहीं मिलता है। और वहीं बाराबंकी सहित यूपी में सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं कैसी है, इसका खुलासा बाराबंकी के सीएमओ रामजी वर्मा ने कर दिया है। आए दिन झोला छाप डॉक्टर्स के इलाज से हो रही मौतों पर स्वास्थ्य विभाग लगाम लगाने की पूरी तरीके से तैयारी तो कर रहा है, लेकिन नाकाम साबित अब तक हो रहा है। ये कहना है सीएमओ रामजी वर्मा का। सीएमओ ने स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। कहते हैं कि झोला छाप डॉक्टर्स के अलावा वैध और अवैध हॉस्पिटल क्लिनिक की संख्या जो है वो दिन बर दिन बढ़ते ही जा रहा है। और आपको बता दें कि बाराबंकी जिले भर में रजिस्टर्ड क्लिनिक और नर्सिंग होमों की
संख्या कितनी है इसका आंकड़ा बाराबंकी स्वास्थ्य विभाग के पास नहीं। बहुत सारे प्रकरण हमारे संज्ञान में हैं जहाँ पर नोटिस देने के बाद उन लोगों ने अपनी क्लिनिक बंद कर दी है। और यदि जहाँ तक इसकी बात है कि किसी एक घटना का संज्ञान लेते हुए किसी अस्पताल को अगर वो पंजीकृत हुई है उसको सील कर देना औचित्यपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि अस्पताल है, किसी अस्पताल में किस कंडीशन में मृत्यु हुई है इसकी जब तक पूरे तौर पे जांच न की जाए तब तक उस पर समुचित रूप से सिर्फ एक तरफा कार्रवाई नहीं की जा सकती है। और अगली खबर आगरा से, जहां आगरा में तिरंगा यात्रा के दौरान लगे देश विरोधी नारे। पुलिस के हाथ देश विरोधी नारे का वीडियो लगा है और वीडियो में 3 युवक देश विरोधी नारे लगा रहे हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। थाना लोहा मंडी गोकुलपुरा का ये वीडियो है। तो पुलिस के हाथ देश विरोधी नारे लगाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वीडियो में 3 युवक जो कि देश विरोधी नारे लगा रहे हैं। पुलिस ने मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज तो कर लिया है, अब जांच भी शुरू कर दी गई है। लोहा मंडी का ये मामला बताया जा रहा है। लड़के जब तिरंगा यात्रा निकल रहा था तो उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। उसका वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ था। वीडियो जब पुलिस संज्ञान में आया तो दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा संख्या 160/22 थाना लोहा मंडी धारा अंतर्गत 153B भादवी पंजीकृत किया गया। इसमें 3 लड़के नामजद थे जिनका नाम है फैजान, सदार और मोहन। और वहीं इस पूरे मामले को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कहा वो भी सुनिए। आगरा में 3 युवक आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आए। और अगर बात करें तो जिस तरीके से आज़ादी का ये पूरा अमृत महोत्सव चल रहा था उसके बाद ये वीडियो सामने आया है। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो प्रशासन है वो अपनी जांच करा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी। सर, आगरा में जो 3 युवक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, एक तरफ पूरा प्रदेश घटना के तह में हम लोग जा रहे हैं और ऐसे देश विरोधी तत्वों को हम छोड़ेंगे नहीं, कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। और सभी जनपद के पुलिस अधीक्षकों से कहा गया है कि निगरानी बरतें, किसी भी स्थिति में हम कानून का राज कायम रखेंगे। रिपोर्ट आती है उसके आधार पर उत्तर प्रदेश में कार्रवाई भी हो रही है। आगरा के मामले में उनका कहना है कि पूरे मामले की तह तक जा रहे हैं और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या मतलब हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। और वहीं आगरा की घटना को लेकर यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि कुछ लोग देश का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। कानून अपना काम कर रहा है। बातचीत के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी। सर, अगर बात करें तो जिस तरीके से तिरंगा यात्रा पूरे देश भर में निकल रही थी, लेकिन आगरा में घटना हो चाहे कुशीनगर घटना हो, जहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दिखे, पाकिस्तान के झंडे दिखे। देखिए, आज पूरे भारत में एक महान मिसाल पेश की है। आज़ादी का जो अमृत महोत्सव, पूरे भारत के हर जन ने, चाहे किसी भी जाति धर्म मजहब के लोग हों, उन्होंने धूमधाम से इस अमृत महोत्सव को मनाया। और हर हाथ में तिरंगा, हर छत पे तिरंगा जो दिखा, पूरे विश्व के सामने हम भारतवासी एक महान उदाहरण बन के हमने पेश किया है कि आज का भारत है, अखंड भारत है, एकजुट भारत है और हम सब मिलजुल के भारत को विकास की तरफ ले जा रहे हैं। कुछ एक जगह कुछ असामाजिक तत्वों ने समाज का सौहार्द बिगाड़ने की जो कोशिश की, कानून व्यवस्था ने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की है। और हमारा स्पष्ट संदेश है कि ये आज का भारत है, आज का प्रदेश है, आज का देश है, जहां केवल विकास की बात कही जाएगी, विकास की बात सुनी जाएगी और हम सब एकजुट होकर मेरा भारत देश महान इस भावना के साथ देश को और प्रदेश को विकास की तरफ ले जाएं। हम सब मिलजुल के एकजुट होकर अपने देश और प्रदेश के तरक्की के लिए काम करें। और हम सब ने जो आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे धूमधाम से मनाया है। बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी, जिनका कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जब शासन में थी तो भ्रष्टाचार और निजी स्वार्थों के चलते उसने जनता की ओर ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि आज जनता से वो विमुख हो चुकी है। कृष्ण धर्मधर के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। जहां थोड़ी देर में शहीद चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचने वाला है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और देखिए, 29 मई 1984 को शहीद हुए थे चंद्रशेखर हरबोला। और ऑपरेशन मेघदूत के दौरान बर्फीले तूफान में शहीद हुए थे चंद्रशेखर 19 कुमाऊं रेजिमेंट में तैनात थे लॉन्स नायक चंद्रशेखर हरबोला। और मंगलवार को ही शहीद का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचना था।
मौसम खराब होने की वजह से उनका पार्थिव शरीर नहीं पहुंच सका था, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच सकता है। एक लंबा इंतजार परिवार ने किया है। ब्रेसलेट के जरिए उनकी पहचान हुई और 29 मई 1984 में वो शहीद हुए थे। ऑपरेशन मेघदूत के दौरान शहादत उनकी हुई थी और अब देखिए, अब उनका पार्थिव शरीर 38 साल के बाद परिवार को मिलने वाला है। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि जुड़ चुके हैं। रवि, जानकारी है कि अब से थोड़ी देर बाद पार्थिव शरीर पहुंच सकता है चंद्रशेखर का। क्या तस्वीरें, क्या जानकारी वहां से? बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर में जो शहीद चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर है वो यहाँ से उनके आवास पर पहुँचने वाला है। आप देखेंगे कि पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और कुछ ही देर में जो पार्थिव शरीर है उनके आवास पहुँचेगा। लेकिन उससे पहले अगर देखें तो उनके पार्थिव शरीर आने से पहले ही तमाम लोग जो है, जो इंतज़ार है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से है। पूरी सड़क पर आप देखेंगे तो काफ़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, और यहाँ तक कि तमाम आर्मी से जुड़े हुए वो लोग भी जो कि कुमाऊं रेजिमेंट से भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ जुड़े हुए रहे और जो है आर्मी से के बैकग्राउंड से आते हैं। तो तमाम लोगों को इंतज़ार है। अभी अब इंतज़ार की कितनी उत्सुकता है पलटन के बारे में? किस तरीके का इंतज़ार है कि अब पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचेगा? पार्थिव शरीर आने का इंतज़ार तो हम कल जब से न्यूज़ मिला है कि आने वाला है तब से इंतज़ार पर ही हैं। अभी दिल की धड़कनें और तेज़ हो रही हैं कि कितनी जल्दी आए, हम पार्थिव शरीर का दर्शन कर सकें। तो जितनी जल्दी आ सकता है हम जो हमको संतोष हो जाएगा पार्थिव शरीर को देख के, और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि भी दे सकेंगे। तो देखिए, तमाम लोगों को इंतज़ार है कि पार्थिव शरीर यहाँ पर आएगा। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। चाहे भारत माता के जयकारे भी अभी हम देख रहे थे यहाँ पर लग रहे थे। शहीद लॉन्च नायक जो है चंद्रशेखर अमर रहे के जयकारे यहाँ पर लग रहे थे। तो ज़्यादातर लोग जो है आर्मी से जो रिटायर्ड लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और सामने भी अगर आप देखेंगे तो तमाम जो और लोग हैं, यहाँ तक कि छतों पर भी अगर आप देखें तो छतों पर भी महिलाएँ इस वक्त जो है मौजूद हैं और इंतज़ार में है कि जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचेगा तो उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। क्योंकि 38 वर्षों का इंतज़ार है और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है कि जिस तरीके से पूरा परिवार इंतज़ार करता रहा, आंखों में आंसू थे वो भी सूख गए। लेकिन एक लंबे इंतज़ार के बाद जब ये खबर हुई कि उनका पार्थिव शरीर मिल गया है और वो यहाँ आ रहे हैं, तो ये अपने आप में काफ़ी भावुक करने वाले और पूरे हल्द्वानी और उत्तराखंड के लिए एक गौरवान्वित करने वाले क्षण भी हैं कि अपने देश के लिए जिन्होंने सर्वोच्च न्योछावर किया, आज इतने वर्षों बाद उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर आ रहा है। अगर यहाँ देखें तो युवा भी काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। अभी तक भारत माँ के जयकारे के, देखिए, भारत माँ के जयकारे के नारे हो या फिर शहीद चंद्रशेखर अमर रहे, युवाओं में भी जोश है। क्योंकि तमाम वो युवा है जो एक नई पौध है जो फौज में जाना चाहती है, आर्मी को पसंद करती है। किस तरीके से आज के इस दिन को, किस तरीके से देख रहे हैं आज के इस दिन को? 38 सालों बाद एक पार्थिव शरीर शहीद का घर आ रहा है। हमें ये बहुत खुशी की बात है और हमारे शहर का पूरे उसका नाम हुआ है। और हम ये भी कहना चाहेंगे, मतलब सही दिल से बहुत खुशी भी है और थोड़ा गम भी है, पर खुशी इस बात की है कि कई सालों बाद। बताइए। खुशी की बात यह है कि 38 सालों बाद ये शव आ रहा है, वो भी हमारे हल्द्वानी शहर में, कुमाऊं शहर में। इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? किस तरीके का आप लोगों को भी एक जज्बा है, आर्मी में जाने का जज्बा है? क्या कर रहे हैं अभी? अभी तो भर्ती की तैयारी चल ही रही है। वैसे एज हुई नहीं, अभी 17 के हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, दौड़ वौड़ करते हैं सुबह उठ के। है इस बार चलो अगले साल का एक नई प्रकार की उमंग आज भर गई है हमारे शहर में। हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि हमें दृश्य देखने का मौका मिल रहा है और हम पूरे प्रदेश के साथ आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उत्तराखंड के लिए एक बहुत शान की बात है कि 38 साल बाद हमारे देश का जवान आ रहा है। एक बार इसी बात पे भारत माँ के जयकारे के साथ ही शहीद चंद्रशेखर अमर रहे के जयकारे भी यहाँ पर गूंज रहे हैं और इंतजार है कि उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचेगा। देखिए, मैं इस तरफ आपको बता देता हूँ कि यहाँ से जो उनके घर का रास्ता है उसके बाहर उनके पार्थिव शरीर और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सब लोग खड़े हैं। यहाँ से उनकी तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है जहाँ पर आप भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे। हल्द्वानी ही नहीं, तमाम उनके रिश्तेदार हों या फिर उत्तराखंड के तमाम लोग जो जुड़े हुए वो आज यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर
फूलों से उनकी श्रद्धांजलि के लिए ये एक जो है गेट बनाया गया है। और इससे ठीक आगे अगर बात करें तो शहीद चंद्रशेखर का घर यहाँ पर है, जहाँ पर उनकी पत्नी, उनकी बेटियाँ उनके पार्थिव शरीर का इंतजार कर रही हैं। तो ये भावुक करने वाले क्षण भी हैं और जिस तरीके से युवाओं ने खुद ही कहा कि गौरवान्वित करने वाले क्षण भी हैं। लेकिन इंतजार है अभी, क्योंकि जिस तरीके से पहले 11:30 बजे आने का वक्त था वो थोड़ा सा डिले हुआ है। तो अब माना जा रहा है कि कुछ ही देर बाद जो है पार्थिव शरीर यहाँ से आएगा, जिसके इंतजार में तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि शहीद चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर जब यहाँ पर आएगा तो वो उनको अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे सकेंगे। तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि ये अपने आप में ऐतिहासिक 38 वर्षों का इंतजार एक परिवार के लिए भी बहुत बड़ा इंतजार होता है और तमाम उन लोगों के लिए भी इंतजार होता है। आज हल्द्वानी के तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, उनको ये क्षण जो है तमाम चीज़ों को लेकर भी इस तरीके की उत्सुकता भी है। और यहाँ पर कुछ ऐसे परिवार भी हमें मिले हैं जिनके तमाम और लोग भी जो ऑपरेशन मेघदूत था उसमें ही शहीद हो गए थे, खबर आई थी। देखिए आर्मी के तमाम लोग मौजूद हैं। बिल्कुल, ये तमाम जो लोग हैं ये कुमाऊं रेजिमेंट से जुड़े हुए हैं और कुमाऊं रेजिमेंट से ही शहीद चंद्रशेखर जुड़े हुए थे। किस तरीके का आज ये क्षण आप लोगों के किस तरीके का क्षण है आप लोगों के लिए, जो इंतजार है, क्या कहेंगे? हम लोगों के लिए एक आप लोग बोल सकते हैं कि एक हमको जो हमारी भूली बिछड़ी यादें हैं वो आज जो हमारे पुराने घाव हैं वो आज पूरे ताज़ा हो रहे हैं। और वो ताज़ा हो रहे हैं तो हमको वो समय याद आ रहा है कि हमने और हमारे यूनिट ने किस किस्म की तकलीफ़ें झेली थी। और आज एक अच्छा अवसर ये भी है कि एक तो हमारी जो 19 बटालियन है उसके साथी हैं जो हल्द्वानी में रहते हैं, उनको सबको यहाँ पर इकट्ठा होने का मौका मिला है और उस क्षणों को याद करने का मौका मिला है जो हमने एक साथ निकाले थे। और चंद्रशेखर हमारे बीच में एक हमारा साथी हुआ। जो नई पीढ़ी है वो ऑपरेशन मेघदूत को भी समझना चाहती है, क्या बताएंगे किस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण था ऑपरेशन मेघदूत? ऑपरेशन मेघदूत बहुत महत्वपूर्ण था। वो इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि उस समय 6 महीने के लिए जो श्रीनगर लेह मार्ग बंद रहता है, उस समय किसी यूनिट को एक श्रीनगर से और ग्लेशियर तक पैदल जाना, ये जो कि एक नामुमकिन था, उसको हमारी यूनिट ने मुमकिन बनाया। और जब हमको टास्क मिला 15 कोर की तरफ से कि आपकी यूनिट को ये टास्क दिया जाता है और हमारी यूनिट ने इसको स्वीकार किया कि हाँ हम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को हमारे यूनिट को और हमारे कमांडेंट को विश्वास था कि हम इस ऑपरेशन को। उस वक्त आपकी यूनिट ने, आपके साथी बहुत सारे लोग आपने उस वक्त खोए और जब शहीद चंद्रशेखर की हम बात करें तो परिवार को तो इतना बड़ा इंतजार रहा ही 38 सालों बाद। जो इस तरीके से पहले आपने कहीं देखा हो? ठीक है रवि, आप इस बातचीत को आगे बढ़ाइएगा, आप बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए आप हमारे साथ यहाँ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।